हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र। इसको हम कंप्लीट करेंगे युक्ति पब्लिकेशन की बुक से। आज का टॉपिक हमारा होगा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो एनिलीन हो गई है तो भाप आश्वन के द्वारा, भाप उसको दे देंगे तो आसान है कि उसको बाहर निकाला जा सके। तो एनिलीन का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो वाष्प आश्वन के द्वारा किया जाता है, भाप आश्वन के द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC नेम या पद्धति में क्या नाम होगा? तो इसे कहा जाता है मिथेनॉल। C2H5OH इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है? तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म से क्या होता है? यहाँ घूमता है, वहाँ घूमता है, तो ट्राइक्लोरो तीनों एंगल में घूमता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरल का IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम होता है क्लोरल का ट्राइक्लोरो इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? क्लोरल इथेनॉल, ट्राइक्लोरो इथेनॉल क्लोरल का IUPAC नेम होता है। फेनॉल का यौगिक क्या होता है? जो फेनॉल है वह एक एरोमेटिक श्रृंखला है। क्या है? एक एरोमेटिक सीरीज है। फेनॉल क्या है? एरोमेटिक श्रृंखला है। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा होता है? जो एल्कोहल है उसमें पाया जाता है OH ग्रुप। एल्कोहल में पाया जाता है OH क्रियाशील मूलक। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? तो जो एल्डिहाइड है इसमें पाया जाता है CHO पाया जाता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में क्या पाया जाता है? CHO एक अभिक्रियाशील मूलक पाया जाता है। कीटोन में कौन सी अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है? जो कीटोन है इसमें C+O एक अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित है। कीटोन में C+O एक अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन सा हो जाएगा? COOH हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में अभिक्रियाशील मूलक है COOH। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? तो यह क्रियाशील समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह कहलाता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले और पिछले सदस्यों के गुणसूत्र में कितने का अंतर दिखाता है? तो CH2 का अंतर दिखाता है। तो सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले या पिछले सदस्य के गुणसूत्र का CH2 अंतर दिखाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। CnH2n+2। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो जो एल्काइन है इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन हो गया। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 एल्काइन का हो गया। फिर आता है एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। फिर आता है एल्कीन, क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? जो एसिटिलीन है उसका मूलानुपाती सूत्र होता है CH। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH होता है। मिथाइल अल्कोहल का समझौता
कौन सा हो जाएगा, तो जो मिथाइल अल्कोहल है इसका समजात हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल समान होता है इथाइल अल्कोहल से। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है यूरिया। कपूर किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है कपूर को शुद्ध। कार्बनिक यौगों में कार्बन परमाणु की 4 संयुक्ताएं एक चतुष्फलकीय के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो यह लीवेल और वान टॉप के द्वारा दिया गया था। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की 4 संयुक्ताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। इस विचार का सबसे पहले लीवेक और वान टॉप के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। वान टॉप ने बताया था और लीवेक ने बताया था कि कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती हैं। समचतुष्फलकीय किनारे पर ये जुड़ी होती हैं, कार्बन केंद्र में होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्राएं पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेल्यूलोज है, जो कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्य होता है, तो कार्बन। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसमें कार्बन होता है। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O और अणुभार 60 है, तो इस यौगिक का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C2H4O2। C2H4O2। यह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O और अणुभार यदि 60 है, तो उसका जो यौगिक है उसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C2H4O2। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। किसी भी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया किण्वन कहलाती है। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन को तप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, भंजन। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन को ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। ठोस कपूर को वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। एथिलीन से पॉलीथीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह बहुलीकरण हो जाएगा। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना एक बहुलीकरण की प्रक्रिया है। लकड़ी के भंजक आशवन से क्या प्राप्त होता है, पायरोलिग्नियस अम्ल। तो जो लकड़ी है उसका भंजन करेंगे उसके आसवन से हमें क्या प्राप्त होगा, तो इससे प्राप्त होगा पायरोलिग्नियस अम्ल। पायरोलिग्नस अम्ल। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसने कहा जाता है समावयी। क्या कहा जाता है, समावयी कहे जाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु इनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं समावयी कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बताइए, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं यह 2 प्रकार से होते हैं। एक खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं और एक दूसरे होते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं इसमें आता है प्रोपेन, और जो बंद श्रृंखला वाले में आते हैं यह सक्रिय यौगिक होते हैं और इसमें आते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन भी 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय यौगिक और विषमचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक में होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक में आते हैं साइक्लोहेक्सेन और जो एरोमेटिक यौगिक हैं इसमें पाई जाती है बेंजीन। एरोमेटिक में पाई जाती है बेंजीन।
विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? इसमें एलिसाइक्लिक यौगिक में इथॉक्सी इथेन पाया जाता है, और जो एरोमेटिक यौगिक है विषम चक्रीय में उसमें आता है फ्यूरॉन। उदाहरण के लिए फ्यूरॉन। देखो, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के, खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो कि हो जाएगा प्रोपेन, बंद श्रृंखला वाले जिसमें आ जाएगा साइक्लोक्लोरोबेटेन। ये भी दो प्रकार की होती है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में आते हैं साइक्लोक्लोरोहेक्सेन और एरोमेटिक में आते हैं बेंजीन। विषम चक्रीय यौगिक में आते हैं एलिसाइक्लिक में इथॉक्सी इथेन और एरोमेटिक में आते हैं फ्यूरॉन। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका मिश्रण होता है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जो पेट्रोल है वह मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है और यह हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? जो हमारा पेट्रोल है उसके अलग अलग अवयव हैं वह प्रभाजी आचरण के द्वारा अलग किए जाते हैं, प्रभावशील होते हैं। प्रभाजी आचरण के द्वारा इनको अलग किया जाता है पेट्रोलियम के अवयव को। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया है? तो जो जीवन शक्ति का सिद्धांत है यह वर्जीलियस के द्वारा दिया गया है। वर्जीलियस के द्वारा जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्जीलियस के द्वारा दिया गया है। कुछ तथ्य, रसायन विज्ञान के विकास में प्रारंभिक समय में यह माना गया था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इसके निर्माण के लिए जैव शक्ति का होना अनिवार्य है जो कि केवल सजीवों में पाई जाती है। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत यूरिया प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। इससे सर्वप्रथम 1773 में मूत्र से प्राप्त किया गया था। यह वोहलर ने 1828 में इसे प्रयोगशाला में अमोनियम साल्फेट से संश्लेषित किया था। किससे किया है? अमोनियम साल्फेट से इसको निर्मित किया है यूरिया को। प्रयोगशाला में तत्व से बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल था जिसका निर्माण कोलवे ने किया था। तो कार्बनिक यौगिक सबसे पहला कौन सा है? एसिटिक अम्ल है जिसका प्रयोग कोलवे के द्वारा किया गया है। प्रयोगशाला में तत्व से बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल हो जाएगा जिसका निर्माण कोलवे के द्वारा किया गया था। पेट्रोकॉर्प्स में मुख्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड। जो पेट्रोकार्प्स होते हैं इनमें पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे पादप किस पुल से संबंधित होते हैं? तो यह सब होते हैं यूफ्रोविएसी के, यूफ्रोविएसी से संबंधित होते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पाद हैं कुछ पादप के लेटेक्स से भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके जलीय भंजन के द्वारा। यह किस प्रजाति के होते हैं? तो इनका संबंध होता है यूफ्रोविएसी प्रजाति से संबंधित है। मिट्टी के तेल का संगठन क्या होता है? जो मिट्टी का तेल है C10 C16, जो मिट्टी का तेल है इसका संगठन क्या होता है? C10 C16। गैसोहोल जो कि मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का। गैसोहोल में जो कि मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इसमें पेट्रोल और अल्कोहल होता है। भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग उच्च क्षमता एवं आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम में किसका समांगी मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। पेट्रोलियम में किसका समांगी मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन्स का होता है। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मीथेन को माना जाता है। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन अणु की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का संबंध का जो बंधन कोण होता है वह कितना होता है? तो वह 109 डिग्री 28 समथिंग होता है। मीथेन अणु के जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंधन कोण है वह 109 डिग्री होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड
पर जल की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जो तो मीथेन प्राप्त होती है। जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है उस पर जल से अभिक्रिया करने पर उससे मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है, तो जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है, मीथेन को। तो मीथेन गैस देखो क्या है, यह एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल से अभिक्रिया करने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। और जो सोडियम एसीटेट है उस पर हम जो सोलर लाइम है उसको गर्म करते हैं उसके साथ, तो मीथेन गैस प्राप्त होती है। मार्श गैस मीथेन गैस को कहा जाता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः होती है मीथेन गैस। सेप्टिक टैंक होते हैं उनकी गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन निकलती है। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन गैस, गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एसिटिलीन होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है, तो एसिटिलीन। धातु में जोड़ लगाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया की जाती है तो बनेगा हमें एसिटिलीन। और कोई भी चीज़ को जोड़ना है, बेंडिंग करनी है, तो उसके लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन की आवश्यकता होती है। स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये व्हेल से प्राप्त होती है। जो स्पर्मेटिमोम है इसको व्हेल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, व्हेल से प्राप्त किया जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो यह पेट्रोलियम से निकलती है। जो व्यापारिक वैसलीन है उसको प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है, तो फ्रीऑन। जो हमारे घरेलू फ्रिज होते हैं उसमें मुख्यतः प्रशीतक होता है फ्रीऑन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो मीथेन प्राप्त होती है। अभी हमने देखा था सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से क्रिया कराने पर भी मीथेन प्राप्त हो रही थी। एल्यूमिनियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर भी मीथेन गैस प्राप्त हो रही थी। वैसे ही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह 300 डिग्री सेल्सियस पर यदि H2 से क्रिया करेगा तो भी मीथेन गैस प्राप्त होगी। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, तो समतलीय होती है। कैसी होती है इथिलीन, तो यहाँ पे पॉलीथीन बिछा दो, कैसी होगी समतल। तो इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। इथिलीन की बहुलीकरण की फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह कौन सा हो जाएगा, पॉलीइथिलीन हो जाएगा। एथिलीन की बहुलीकरण से पॉलीइथिलीन प्राप्त होती है। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सा विषैली गैस बनाता है, तो इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का किया गया था। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है, LPG होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः LPG है। खदानों में अधिकांश विस्फोट क्यों होते हैं, क्योंकि हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। प्रसिद्ध शीतलक फ्रेऑन वास्तव में क्या होता है, डाइफ्लोरोमीथेन। जो फ्रेऑन होता है वास्तविक में डाइफ्लोरोमीथेन होता है। कौन सा गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोमीथेन का रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक नाम है क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक नाम है क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य नाम से जाना जाता है पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन को टेढ़ा करके क्लोराइड मिला लो, पायरीन।
के नाम से जाना जाता है पायरीन। बिजली से लगने वाली आग भोजन बनाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। जो पायरीन है वह कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन को टेढ़ा बेढ़ा करके पायरीन पालो, पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन। और जब बिजली से आग लगती है, विद्युत से आग लगती है, तो पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल के अवयवी तत्व क्या होते हैं? तो एल्कोहल में सी होगा, मतलब कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। नाइसिलीन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा एसिटिलीन। नारसिलीन में कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है निश्चेचक के रूप में एसिटिलीन का, एसिटिलीन के नाम से। नारसिलीन, नाक्सिलीन में पड़ता है। एसिटिलीन, कैसिलीन, एसिलिन, नाइसिलीन, नाइसिलीन नाम से जाना जाता है एसिटिलीन। वह शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनी होती है? तो यह भी एसिटिलीन से बनी होती है। जो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस है ल्यूसाइड, यह एसिटिलीन से प्राप्त होती है। ले साइड में हट जाओ, एसिटिलीन, एसिटिलीन साइड में हट जाओ, एसिटिलीन। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड होता है वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम, वेस्ट्रॉन, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? CH3OH। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। एंटीफ्रिज किसका मिश्रण है? तो यह मिथाइल एल्कोहल और जल का। एंटीफ्रिज किसका मिश्रण है? मिथाइल एल्कोहल और जल का। एंटीफ्रिज, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एल्कोहल को जल में रख दो तो अच्छे से मिक्स करके एल्कोहल को जल में रख दो तो एंटीफ्रिज बन जाएगा। एंटीफ्रिज मिश्रण है मिथाइल एल्कोहल और जल का। शराब, वाइन में क्या उपस्थित होता है? तो इथाइल एल्कोहल होता है। इतने उतरे डले रहते हैं वाइन पीने के बाद, शराब पीने के बाद। शराब में उपस्थित होता है इथाइल एल्कोहल। एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है? तो जो एल्कोहलिक पेय होते हैं उनमें इथाइल एल्कोहल होता है। अन्य एल्कोहल में क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? इथाइल एल्कोहल मतलब शराब वगैरह लिवर को ख़राब कर देती है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। उन शराब त्रासियों में जिनका परिणाम स्वरूप आंद्रता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ क्या होता है? तो जिन शराब को पीने से आँखों की रोशनी चली जाती है वो होती है मिथाइल एल्कोहल। कौन सी होती है? मिथाइल एल्कोहल होती है। विकृत स्प्रिट मुख्यतः किस नाम से जानी जाती है? जो विकृतीकृत स्प्रिट होती है वह वार्निश नाम बनाने में विलायक के रूप में होती है। वार्निश बनाने में विलायक के रूप में प्रयोग की जाती है या काम आती है वार्निश में विलायक के रूप में। पावर एल्कोहल किसे कहा जाता है? तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल है। पावर एल्कोहल क्या है? तो यह ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल है पावर एल्कोहल। पावर। विकृतीकृत एल्कोहल क्या है? तो यह मिथाइलेटेड विकृतीकृत स्पिरिट है, पीने के लिए अनुपयुक्त है, इसको पी नहीं सकते। वार्निश यूज में होता है और ये मिथाइल एल्कोहल का ये रूप है। तो मिथाइलेट या विकृतीकृत स्पिरिट है। कुछ तथ्य, जब अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उन्नीदपन, सामान्य अंतर्बोध का कम होना एवं भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इथेनॉल की विपरीत मिथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में
मिथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मिथेनेल बन जाता है। तो यूरिया में जो मिथेनॉल होता है वह ऑक्सीकृत होकर क्या बन जाता है, मिथेनेल बन जाता है। मिथिलेन यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। तो मेथिनेल यकृत की कोशिकाओं के अपघटन के साथ शीघ्र अभिक्रिया करता है, जिससे कि जो प्रोटोप्लाज्म है यह उसी प्रकार से स्कंदित हो जाता है जैसे कि पकाने पर अंडा हो जाता है। मिथेनेल जलशुद्ध तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। इथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक विलायक के लिए तैयार इथेनॉल का प्रयोग दुष्प्रभाव रोकने के लिए इससे मिथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे यह पीने योग्य ना रह जाए। विकृत एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर उसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। तो विकृत एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, रंजक मिलाते हैं, नीला कर देते हैं। इसकी पहचान क्या है, विकृत एल्कोहल है ये बस। परिशोधित स्प्रिट में क्या होता है, जो परिशोधित स्प्रिट होती है, रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है, इसमें 95.57% इथाइल अल्कोहल और 4.43% जल होता है। तो परिशोधित स्प्रिट में क्या होता है, 95.57% इथाइल अल्कोहल और 4.43% जल होता है। परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, तो 100% इथाइल अल्कोहल परिशुद्ध एल्कोहल होता है। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है जिससे चेहरा पर ठंडक महसूस होती है, उस घोल के यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें इथाइल अल्कोहल मिला होता है। दाढ़ी बनाने के बाद जो इस पर एक घोल लगाया जाता है जो ठंडक महसूस कराता है, यह किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है, तो इथाइल अल्कोहल के कारण। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो वुड अल्कोहल के नाम से। जो मिथेनॉल है वह किसके नाम से जाना जाता है, तो वुड इथेनॉल के नाम से, अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, वुड अल्कोहल के नाम से। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किण्वन से। शराब का निर्माण किण्वन के द्वारा होता है। एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय और ठंडे घोल से कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय और ठंडे घोल से कराने पर क्या प्राप्त होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। किण्वन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो किण्वन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है किण्वन। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है, एथिल अल्कोहल। तो जो एल्कोहलिक खमीरन होता है, फर्मेंटेशन होता है, उसका आखिरी उत्पाद होता है एथिल अल्कोहल। किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। शीत प्रधान देश में ऑटोमोबाइल्स की रेडिएट्स में एंटीफ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है, तो पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। जो शीत प्रधान देश हैं वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स में रेडिएटर्स में एंटीफ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल का बना होता है। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है, फार्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल फार्मेलिन कहलाता है। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन किससे बना होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। मूत्र रोगों में प्रयुक्त होने वाला यूरोट्रोपिन फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। यूरोट्रोपिन क्या है, तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन का नाम है
हेक्सा मिथिलीन टेट्रा एमीन। एंडोल संघनन किसके बीच नहीं होता? जो एंडोल संघनन है वह एक एल्डिहाइड और या फिर एक एस्टर के बीच में नहीं होगा। तो एल्डोल संघनन किसके बीच में नहीं होगा? यहाँ वहाँ नहीं डोलेगा। एल्डिहाइड ज़्यादा हाइट वाले और एस्ट्रा पढ़ने वाले एक्स्टर। तो एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच में कभी एल्डोल संघनन नहीं होगा। कास्ट से प्राप्त पाइलोलिग्नस अम्ल में क्या होता है? तो 10% एसिटिक अम्ल होता है। जो कास्ट है उससे प्राप्त होने वाला पाइलोलिग्नस अम्ल है उससे 10% एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? जो बायोडीजल है इसको उत्पादन करने के लिए ट्रांस एस्टिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांस एस्टिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल के उत्पादन में। जब चींटी काटती है तो कौन सा अंतःक्षेपित होता है अम्ल? तो ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी काटती है तो अंतःक्षेपित होता है फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के दंश में से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिथेनॉलिक एसिड। तो मिथेनॉलिक मधुमक्खी में पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल उससे प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। सीरा किसके लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल के लिए। जो सीरा है यह एक अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। जो सिरका है इसका प्रमुख घटक होता है एसिटिक अम्ल। सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। सिरका है इसको लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम। सिरका या विनेगर है वह क्या होता है? वह जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। सिरका जो है इसके देखो इसमें उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। सिरके के लिए उत्तम देखा जाए सीरा किसके लिए होता है? तो एसिटिक अम्ल के लिए होता है। सिरके का प्रमुख घटक होता है एसिटिक अम्ल। सिरके का लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम। सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रख दिया जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है। क्यों होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा।